भारतीय शादी ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। असल में ये एक शानदार कल्चरल और इकोनॉमिक इवेंट है। सोचिए, संगीत, रंग और परंपराओं का एक ऐसा संगम जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। तो चलिए आज इसी भव्यता के पीछे की कहानी को समझते हैं। भारत की जो वेडिंग इंडस्ट्री है उसका अनुमानित आकार है 50 अरब डॉलर। जी हां, अमेरिका के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शादी का बाजार है। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। लेकिन इस सारी चकाचौंध और भारी भरकम खर्च के पीछे एक बहुत गहरी और कॉम्प्लेक्स सच्चाई छिपी है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस भव्यता की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है और कैसे। तो सवाल ये है कि ये 50 अरब डॉलर का विशाल आंकड़ा आता कहां से है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरी अर्थव्यवस्था है। और ये इंडस्ट्री वाकई में बहुत बड़ी है। ये सिर्फ सजावट और खाने तक ही सीमित नहीं है। सोचकर देखिए, ये हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और टूरिज्म जैसे कई बड़े उद्योगों को चला रही है। और जब से डेस्टिनेशन वेडिंग्स का चलन बढ़ा है, तब से तो इसका दायरा और भी बड़ा हो गया है। मतलब ये एक ऐसा इकोनॉमिक इंजन है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा खर्च करने का प्रेशर आता कहां से है। ये मामला सिर्फ किसी की अपनी पसंद का नहीं है। इसके पीछे बहुत गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण छिपे हैं। देखिए, एक बड़ी भारतीय शादी के पीछे ना कई चीजें एक साथ काम करती हैं। इसकी शुरुआत होती है इस सोच से कि भाई, शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है। फिर इसमें जुड़ जाता है समाज का दबाव, अपनी हैसियत दिखाने की होड़, सदियों पुरानी परंपराएं और हाँ, बॉलीवुड फिल्मों का वो ग्लैमरस असर। ये सब मिलकर एक ऐसा कॉकटेल तैयार करते हैं जहां भव्यता ही एक उम्मीद बन जाती है। ये जो कोट है ना, ये पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। इसी को कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। मतलब जब समाज के सबसे अमीर लोग बहुत भव्य शादियां करते हैं तो वो एक नया स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। फिर उनसे जो ठीक नीचे वाला वर्ग है वो उनकी बराबरी करने की कोशिश करता है और ये दबाव धीरे धीरे मध्यम वर्ग और फिर कम आय वाले परिवारों तक भी पहुंच जाता है। और अब तो इस पूरे मिक्सचर में सोशल मीडिया का तड़का भी लग गया है। इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर जो पिक्चर परफेक्ट शादियां दिखती है ना, वो असल में एक बहुत बड़ा दबाव बना रही हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी के पल वायरल हों, दूसरों से बेहतर दिखें। ये जो तुलना है और फोमो है, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये खर्च को और भी ज्यादा बढ़ा देता। अब आते हैं इस कहानी के उस पहलू पर जिसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। इस प्रतिष्ठा और दिखावे की एक छिपी हुई कीमत होती है और वो कीमत अक्सर बहुत भारी पड़ती है। यहाँ एक अंदाजा दिया गया है एक औसत शहरी शादी के कुछ आम खर्चों का। वेन्यू, डेकोरेशन, केटरिंग, लिस्ट बहुत लंबी है और ये तो बस एक शुरुआत है। इन सबको मिलाकर एक सामान्य शादी का खर्च भी बहुत आसानी से 8 से 10 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ग्रामीण भारत में, जहां लोगों की आय वैसे भी कम होती है, वहां परिवार अपनी पूरी सालाना आमदनी से 8 से 9 गुना ज्यादा पैसा एक शादी पर खर्च कर देते हैं। ये एक चौंका देने वाली हकीकत है जो हमें इस मुद्दे की गंभीरता का एहसास कराती है। और शायद इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि इस पूरे बोझ को सबसे ज्यादा कौन उठाता है। डेटा साफ साफ दिखाता है, वो किसान जिनके पास सबसे कम जमीन है, उनके कर्ज का एक बहुत बड़ा हिस्सा शादी और समारोहों की वजह से होता है। मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा का ये जो बोझ है वो सबसे ज्यादा इन्हीं कंधों पर आकर पड़ता है। तो इसका नतीजा क्या होता है? परिवार साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेते हैं, अपनी खेती की जमीन गिरवी रख देते हैं और जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है, ये किसानों को उनकी जमीन से अलग कर देता है और उन्हें गरीबी के एक ऐसे दुष्चक्र में धकेल देता है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस पूरी कॉम्प्लेक्स सामाजिक आर्थिक समस्या को देखते हुए एक सवाल तो उठता ही है, क्या इसका कोई कानूनी समाधान हो सकता है? क्या कोई कानून इस फिजूल खर्ची पर रोक लगा सकता है? तो इस बहस को समझने से पहले एक चीज जान लेते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल। ये संसद का कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, बशर्ते वो मंत्री ना हो। इसका सीधा मतलब यह है कि ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं आता। तो प्रस्ताव क्या था? एक प्राइवेट मेंबर बिल जिसका नाम था विवाह फिजूल खर्ची की रोकथाम विधेयक, लोकसभा में पेश किया गया। इसका मकसद ये था कि अगर कोई परिवार शादी पर 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करता है तो उसे कुल खर्च का 10% एक वेलफेयर फंड में जमा करना होगा। इस फंड का इस्तेमाल गरीब लड़कियों की शादी के लिए किया जाएगा। अब देखिए, इस बिल के दोनों पक्ष हैं।
एक तरफ जो लोग इसका समर्थन करते हैं उनका कहना है कि इससे सामाजिक दबाव कम होगा और गरीब परिवारों को मदद मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ जो इसकी आलोचना करते हैं उनका तर्क है कि ये लोगों के निजी मामलों में सरकारी दखल है, इसे लागू करना बहुत मुश्किल होगा और इससे वेडिंग इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचेगा जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। तो इस बिल के पास होने की कितनी संभावना है? यहाँ एक बहुत जरूरी आंकड़ा है, 15। भारत के इतिहास में आज तक सिर्फ 15 प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून बन पाए हैं। ये नंबर अपने आप में पूरी कहानी कह देता है कि इस तरह के बिलों का पास होना कितना मुश्किल होता है। तो इन सब के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हम एक गहरे सांस्कृतिक विरोधाभास पर आकर खड़े हो जाते हैं। बिग फैट इंडियन वेडिंग, एक ही समय में जश्न भी है और संकट भी। समाजशास्त्री पैट्रिशिया ओबेरॉय का यह कथन इस पूरे मुद्दे के सार को पकड़ता है कि भारतीय शादियां दिखावटी उपभोग और दिखावटी बर्बादी का सबसे बड़ा मंच बन गई हैं। आखिर में भारतीय शादी एक गहरा विरोधाभास बनकर हमारे सामने आती है। ये प्यार का उत्सव तो है, लेकिन साथ ही कमरतोड़ कर्ज का स्रोत भी है। ये एक इकोनॉमिक इंजन है जो उसी वक्त कमजोरों को गरीबी में भी धकेलता है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। जैसे जैसे हमारी परंपराएं और हमारा समाज बदल रहा है, क्या हम जश्न मनाने का कोई ऐसा तरीका खोज सकते हैं जो लोगों पर इतना भारी वित्तीय बोझ न डाले? क्या उत्सव और सुरक्षा एक साथ चल सकते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।